प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 27 नवंबर 2020 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की? भी दो भागों में यात्रा की है अलग अलग चाल से, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले चाल क्या थी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे भाग की चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितनी है? 3840 किलोमीटर। अब देखो हम औसत चाल निकाल लेंगे। कुल समय कितना लिया गया है? 20 घंटे। और कुल दूरी कितनी है? 3840 किलोमीटर। 20 से भाग दे देंगे, औसत चाल आ जाएगी 2 से 192। यानी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 192 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। इसमें एलिगेशन का नियम लगा देंगे। भाई पार्ट 1 में चाल ये, दूसरे में ये, और औसत क्या है? 192 को बीच में रखेंगे। अब क्या होगा? समय का अनुपात आ जाएगा। क्रॉस घटा देते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। इसमें से घटाएंगे तो 40 और 8 48 बचेगा। 192 में से 160 घटाएंगे तो 32। 16 से कैंसिल हो जाएगा, 3:2। इस समय का अनुपात है भाई। और कुल समय कितना था? 20 घंटे। और अनुपात में 3 और 2 5, 5 अनुपात की वैल्यू 20, 1 अनुपात की वैल्यू 4। पूछा क्या है? दूसरे भाग का समय। तो 1 अनुपात की वैल्यू 4, 2 की कितनी हो जाएगी? 4 से गुणा कर दो, 8 घंटे। इसकी पूछे तो 12 घंटे। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। इस पर क्रमशः 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई अंकित मूल्य कितना है? 5000। यह अपने आप में 100% है। 3 छूट दी गई हैं, डिस्काउंट क्रमिक है। तो पहला 15%, इसको 15% कम करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 85%। और 85% को क्या लिखेंगे हम? भिन्न के रूप में 85/100, यानी 5 से कैंसिल करके 17/20। अभी अपने आप में वैल्यू 100% अब भी, लेकिन फिर 10% की छूट, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90%। 90% को लिखेंगे 9/10। अब ये वैल्यू अपने आप में 100%। तीसरी छूट है 18%। तो 100 में से 18 घटाएंगे 82, 82/100, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 41/50। अब इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ये कैंसिल मत करो। अभी से देखो 5 से होता है, करोगे तो फिर क्या? 2 से भाग करना पड़ेगा। भाग करने से अच्छा क्या है? हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 5 × 2 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 17 × 9 153। 153 को 5 से गुणा करेंगे, 150 को 5 से करेंगे तो 750, और 3 5 15, कितना हो जाएगा? 765। भाई 17 ने में 153, 153 को मैंने 5 से गुणा कर दिया, 765। इसको 41 से गुणा कर दो और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। 41 × 5 205, तो 40 × 5 200 और 5 और जोड़ दो, 205 20। हमारे पास 20 बच गया। 41 को 6 से करेंगे 246, 246 और 20 266। 26, 41 को 7 से करेंगे 287, 287 में 26 जोड़ेंगे तो 13 जोड़ेंगे 300, 13 और जोड़ दो 313, और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो उसका क्या पूछा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3136.5 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 4950 रुपये है, तो भूखंड की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। कोई आयत है भाई, क्या बता रखा है? उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। ये x है, तो ये कितनी हो जाएगा? x + 15। फिर क्या दे रखा है? 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर बाढ़। बाढ़ कहाँ पे होगी? इधर तो होगी ना भाई,
यानी उसके परिमाप निकालना है। ठीक है, कितना रुपया खर्चा है? 4,950 रुपये का। यदि इसको मैं 1 मीटर के खर्चे से भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा? ये पता चल जाएगा कितने मीटर में बाढ़ हुई है, और वो क्या होगा? वृत्त का, सॉरी क्या है, आयत का परिमाप। तो परिमाप निकाल लेंगे। कैसे आ जाएगा? इसको 1 मीटर का कितना खर्चा उससे भाग दे दो, 16.50, दशमलव हटाएंगे तो गुणा में 100। ठीक है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे बाढ़ की गई है और 1 मीटर का खर्चा 16.5 रुपये है, तो जो भी इसका परिमाप है उससे गुणा किया होगा 16.5 से, तभी ये आया है। तो वापस भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैंसिल कर दो, इसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसको 15 से 1 और 15 से 1, 15 तिये 45, 15 तिये 45। ठीक है, क्या आ जाएगा? 33 और 1 0, 1 के 0 कैंसिल की थी हमने। ठीक है, 11 से फिर 30 गुणा 10 कितना गया? 300। 300 क्या है? परिमाप आ गया हमारा, जो आयत है इसका परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई जुड़ी होती है और 2 बार चौड़ाई। ये 2 से भाग कर दें इसको तो क्या आ जाएगा? लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, इससे 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 150। दोनों का योग 150 है। अब आसानी से निकाल लेंगे, बता दिया कि ये 15 अधिक है। तो क्या करो, या तो इसमें से पहले 15 घटा लो और 2 से भाग कर दो और फिर वापस 15 जोड़ देना लंबाई में, या भाई इससे हल कर लो, x प्लस 15 बराबर 150। ठीक है, तो दोनों का योग ये है। तो क्या करेंगे? 15 पहले ही घटा लो, इसमें से कितना बचेगा? 135। 135 को बराबर बांट दो, कितना आ जाएगा? 6 7 67.5। ये क्या है? ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, इन चौड़ाई कितनी है? 67.5, और पूछा क्या? लंबाई। तो 15 इसमें वापस जोड़ दो, 5 2 8, यानी 82.5 मीटर। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, x प्लस 15 क्या? लंबाई, और चौड़ाई क्या? x, और बराबर रख दो 150। भाई इस साइड ले आएंगे 50 को तो क्या होगा? माइनस तो होगा। ठीक है, तो ऐसे कर दो, ऐसे जाओ तो आप, या 15 घटा के 2 से भाग कर दो, दोनों बराबर हो गई। 15 मीटर अधिक थी तो 15 वापस जोड़ दो, 82.5 मीटर लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है, तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? भाई जो नॉर्मल खपत होती है उससे प्रतिदिन वो 20% ज़्यादा खर्च करता है। तो देखो 20% भिन्न में बदलेंगे तो 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 ज़्यादा खर्च करता है। तो खपत देखो, मान लो पहले कितनी थी? 5, और अब 5 पे 1 ज़्यादा, यानी खपत का अनुपात ये है, पहले ही 5 था, अब कितना है? 6। तो समय कितना दिन चलेगा? देखो भाई, खपत कम करेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा तेल, और ज़्यादा करेंगे तो कम दिन। तेल वही है सेम, टंकी भरी हुई है, तो इसका अनुपात विपरीत हो जाता है, 6:5। ठीक है, ये क्या थी? खपत। ये क्या है? समय। तो समय की वैल्यू कितनी? 6:, और पहले समय कितना दिन चलता था? 30 दिन। ये पहले का है, ये पहले का है, और ये अब का है, ये वर्तमान मान लो, या खपत बढ़ाने के बाद मान लो। भाई समय कितना लगता था अनुपात में? 6, और रियल में 30 दिन, यानी 5 गुना समय। तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कितने दिन चलेगा? अब यदि खपत बढ़ा देंगे तो 20% बढ़ा देंगे तो 25 दिन चलेगी टंकी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, 2 व्यक्तियों में प्रत्येक को 43,892 की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा? 0.1 स्थान तक बताना है भाई। तो देखो
धनराशि क्या है 43,892। दर कितनी है, ये प्रिंसिपल है, रेट है 30%, और समय कितना टाइम 3 वर्ष दोनों के लिए। एक क्या है CI और एक SI, एक है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भी देखो दर कितनी 30%। साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है यदि दर तीनों वर्ष के लिए सेम है तो एक वर्ष में 30%, दूसरे वर्ष में भी 30%, तीसरे वर्ष में भी 30%। ये जो भी धनराशि इसका 90% क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, 90% साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इसको AB फॉर्मूले से हल कर लेंगे। पहले दर को हम 3 वर्ष के लिए बना लेंगे, 30% A + B + AB बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो। 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 30 30 60 और 30 69%, 2 वर्ष में हो जाएगी। तीसरे वर्ष फिर इस पे 30% लगेगी। अब की बार ये हो जाएगा A + B + AB 69 गुणा 30 और बटा में 100। 0 से 0 कैंसिल कर दो एक, ये हो जाएगी 69 और 30 99 प्लस ये हो जाएगी 69 को 3 से गुणा करेंगे, 70 को 3 से गुणा करते हैं 2 7 3 21 210, 210 में से 3 घटा दो 207 और एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव हमेशा दाईं तरफ से लगता है भाई इधर से। तो 99 में 20 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 100, कितना बच गया 19.7, यानी 119.7% ब्याज होगा। भाई इसका तो 90% निकाल दो साधारण ब्याज आ जाएगा, और इसका 119.7% निकालो क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितना कम होगा, तो इस राशि से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा टाइम खराब होगा। ठीक है, पहले निकालोगे कितना है साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, फिर अंतर निकालोगे, फिर निकालना क्या है लास्ट में प्रतिशत, तो इसी का प्रतिशत निकाल दो। देखो इन दोनों में कितना अंतर है, 90 से 119.7 में, यानी 100 से 10 कम, ये 19.7 ज़्यादा, यानी अंतर हो गया 29.7। किस पे है ये तुलना, किससे करनी है भाई चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में, तो चक्रवृद्धि ब्याज 119.7, दोनों में प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब निकालना भी प्रतिशत में है तो उसके लिए गुणा में 100। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो क्योंकि दोनों में एक एक स्थान के बाद हैं। अब देखो 2 और 7 9 और 9 18, 7 2 9 9 18, यानी ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27, 2 9 3 27, 9 1 9 बचेगा 2 9 3 27, 2 9 3 27। अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 133 किससे 19 गुणा 7 से, या तो 19 से या 7 से हो सकता है, तो 19 और 7 से ये नहीं होगा। ऊपर कितना हो गया 3300, और किससे भाग देना है 133 से, भाई भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार में 266, 4 6 कितना 64 बचेगा, 0 उतार लो। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में करेंगे 500 और 150 650 के करीब हो जाएंगे, 4 बार में जाएगा, 4 3 12, 1 4 3 12 और 1 13, 1 4 और 1 5 8, यहाँ कितना बचेगा 0 1। ठीक है, आगे उतारेंगे 0, लेकिन दशमलव लगाएंगे, 24 पॉइंट कुछ आएगा, एक में दे रखा है, फिर भी देखो कितने में जाएगा, 8 पे देखो जाता है क्या, 8 3 24, 2 24 और 2 26, 2 8 और 2 10, 8 पे चला जाएगा, 24.8%। क्या पूछा था कितने प्रतिशत कम है, तो 24.8% कम है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपये अधिक देना था। बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज रुपये में ज्ञात कीजिए। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों ने 3 वर्षों के लिए, रेट दोनों के लिए सेम है और समय सेम है, लेकिन ए ने लिया है SI सिंपल इंटरेस्ट पे, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे। लेकिन जब ब्याज दिया है तो सी ने क्या किया भाई 427 रुपये ब्याज अधिक दिया है। तो ऋण
बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि, धनराशि दोनों ने सेम है, यानी धनराशि पूछ रखा है और बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज पूछ रखा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रखा है। तो देखो दर कितनी है 5%। 5% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/20। तो बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। देखो 1/20 हम धनराशि ऐसी मान लेंगे जो 3 बार में इससे कैंसिल हो जाए, तो इसकी पावर 3 कर दो, 20 की पावर 3 8000। हमने धनराशि 8000 मान ली। भाई 8000 ही क्यों मान ली? क्योंकि कैंसिल करने में दिक्कत नहीं आएगी, 20 से जो भी मान आएगा वो आ जाएगा। देखो अब, और इसका 3 वर्ष का ब्याज निकाल दो। अब तो ब्याज कितना होगा 1/20। पहले वर्ष में भी 1/20, दूसरे वर्ष में भी 1/20, तीसरे वर्ष में भी 1/20 साधारण ब्याज। ठीक है, 1/20 निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 8000 का 100, 1/20, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 1/20 निकालेंगे तो 400। भाई गुणा में 1/20 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 800 करेंगे तो कैंसिल 400 हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 400, तीसरे वर्ष भी 400 आएगा। ये तो होगा हमारा साधारण ब्याज इस धनराशि पे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज देना होगा 1/20, तो इसका 1/20 कितना हो जाएगा 20। इसके ऊपर ब्याज दूसरे वर्ष में भी लगेगा, कितना होगा 20। इसका काम हो गया। अब दूसरे वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष में, इस पे 1/20 लगेगा तो 20, और इस पे 20 पे 1/20 लगेगा तो 1। अब देखो ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ये तीसरे वर्ष का, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है यदि दर समान है। तो ये इनका अंतर है दोनों का। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो तीनों को जोड़ दो। ठीक है, तो अब देखो भाई अंतर कितना है 427 रुपये अधिक, और इसमें देखो ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ये अतिरिक्त है ब्याज, कितना है 20, 40, 60 और 61, 61 रुपये अधिक आया ब्याज जो हमने धनराशि मानी थी। लेकिन ये क्या कहता है भाई 61 नहीं 427 ज़्यादा है, तो इसका कितना गुना है देखो भाई 7 एकम 7, 7 छः 42, यानी 7 गुना है, तो हर मान 7 गुना हो जाएगा। तो क्या क्या पूछा, पहले तो धनराशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, तो मूलधन कितना माना था हमने 8000, हर मान 7 गुना हो जाएगा, तो 7 से गुणा कर दो। मूलधन कितना है 56,000 रुपये। ठीक है, ये इस ब्याज था एक ऊपर, यानी ये तो है 56,000 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, बी द्वारा भुगतान किया गया, तो बी ने देखो कितना किया 400, 800, 400, 1200 और 61 ये है, यानी कुल चक्रवृद्धि ब्याज है 1261। तो इसको भी 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 छः 42, 4, 14 और 4 18, 1, 7 और 1 8, 8,827 रुपये। 56,000 रुपये और 8,827 रुपये। 56,000 पहले ऑप्शन में है और 8,827 भी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। भाई दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है। तो देखो हम संख्या मान लेते हैं x और y, तो दोनों का योग x प्लस वाई कितना है 26, और अंतर x माइनस वाई कितना बता रखा है 14। आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ये चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या कौन सी है यानी x, और छोटी कौन सी है भाई बड़ी में छोटी घटा रखी है तो y। जब बड़ी संख्या पूछे योग और अंतर को जोड़ दो, 26 और 14 40, 40 को 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 20। जब छोटी संख्या पूछे योग और अंतर का अंतर कर दो, यानी योग में से अंतर घटा दो, 26 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा 12, और 12 को 2 से भाग कर दो। मतलब ये एक्स और ये लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होगी। यानी जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या निकालनी हो, योग और अंतर को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, बड़ी संख्या आ जाएगी। और छोटी संख्या निकालनी हो, योग में से अंतर घटा दो और 2 से भाग कर दो, छोटी संख्या आ जाएगी। अब क्या पूछा है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या के 3 गुना, बड़ी संख्या को 3 से गुणा करेंगे, 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60, और किससे भाग देना है छोटी संख्या से। छोटी संख्या क्या है 6, तो 6 से भाग दे दो, कितना आएगा देखो 3 से 2, 2 से 10, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 10, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8,
ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। भाई ए है, वो 45 दिन में किसी काम को कर सकता है, तो कुल काम मान लेंगे हम, कुल काम मान लो 45 यूनिट है। फिर क्या बोला, वह 30 दिनों तक काम करता है, तो एक दिन में ये कितना करेगा, ये करेगा 1 यूनिट। और कितने दिन काम करता है, 30 दिन, तो 30 दिन में कर देगा 30 यूनिट। ठीक है, क्योंकि 45 कुल काम है, 45 दिन का समय लेता है, 45 को 45 से भाग देंगे, कार्य क्षमता कितनी आई, 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, 30 दिन में करेगा 30 यूनिट कार्य, तो शेष कितना बच जाएगा, 15 यूनिट कार्य। और 15 कौन करता है, बी, कितने दिन में, 5 दिनों में, यानी 15 यूनिट कार्य 5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है बी, 3 यूनिट। पूछा क्या है, बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो कुल काम कितना था 45 यूनिट, और एक दिन में बी कितना करता है 3 यूनिट, तो 3 से भाग दे दो, यानी बी अकेला करेगा 15 दिन में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। चावल की कितनी मात्रा किलोग्राम में 20% हानि पर बेची गई। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।